नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके ज्ञान और सोचने की क्षमता को परखने वाले सवालों के साथ आए हैं। हर प्रश्न पर ध्यान दें और सोच समझकर उत्तर दें। आइए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करें। प्रश्न 1, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, न्यूनतम समय और खर्च में अधिकतम रिकवरी करना। ऑप्शन बी, बोरोवर को नया लोन देना। ऑप्शन सी, डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ाना। ऑप्शन डी, ब्रांच मर्ज करना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है न्यूनतम समय और खर्च में अधिकतम रिकवरी करना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में बेसिक पैरामीटर्स में से कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए, प्राइमरी एसेट्स की क्वालिटी और मार्केटेबिलिटी। ऑप्शन बी, कोलैटरल की वैल्यू और रियलाइजेबिलिटी। ऑप्शन सी, बोरोवर गारंटर की मीन्स और अटैचेबल्स। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में बैंक किन बातों पर ध्यान देता है? ऑप्शन ए, लीगल एक्शन SARFA ESI एक्शन की स्थिति और समय। ऑप्शन बी, बोरोवर की नई लोन मांग। ऑप्शन सी, डिपॉजिट रेट्स की स्थिति। ऑप्शन डी, ब्रांच एक्सपेंशन की योजना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है लीगल एक्शन SARFA ESI एक्शन की स्थिति और समय। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट से बैंक का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को मेंटेन करना। ऑप्शन बी, NPAs में फंसी राशि पर लागत बढ़ाना। ऑप्शन सी, बोरोवर को राहत देना। ऑप्शन डी, ब्रांच का पुनर्गठन करना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को मेंटेन करना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, ब्लॉक्ड फंड्स पर लगातार खर्च का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, NPA अकाउंट्स की वजह से बैंक को सर्विसिंग कॉस्ट उठानी पड़ती है। ऑप्शन बी, नए लोन की डिसबर्समेंट कॉस्ट। ऑप्शन सी, डिपॉजिट अकाउंट्स पर ब्याज की लागत। ऑप्शन डी, ब्रांच मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है NPA अकाउंट्स की वजह से बैंक को सर्विसिंग कॉस्ट उठानी पड़ती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए, नए लोन पर लाभकारी दरों से चूक जाना। ऑप्शन बी, बोरोवर के रीपेमेंट हिस्ट्री से। ऑप्शन सी, बैंक की स्टाफिंग से। ऑप्शन डी, डिपॉजिट ग्रोथ से। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नए लोन पर लाभकारी दरों से चूक जाना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, IRAC नॉर्म्स के तहत कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में क्या करना आवश्यक है? ऑप्शन ए, लोन लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाना। ऑप्शन बी, नया लोन अप्रूव करना। ऑप्शन सी, डिपॉजिट रेट तय करना। ऑप्शन डी, ब्रांच मर्ज करना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है लोन लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार खाता कब एलिजिबल होता है? ऑप्शन ए, स्लिपेज के तुरंत बाद। ऑप्शन बी, NPA बनने के 3 महीने बाद। ऑप्शन सी, 1 वर्ष बाद। ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड अकाउंट में। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है NPA बनने के 3 महीने बाद। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिकवरी एक्शन के अंतर्गत क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, कम से कम एक SARFA ESI ऑक्शन। ऑप्शन बी, कम से कम 2 ऑक्शंस। ऑप्शन सी, ऑक्शन की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन डी, कोर्ट डिक्री अनिवार्य है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कम से कम एक SARFAESI ऑक्शन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, रिकवरेबल ड्यूज की गणना में कौन कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए, बैलेंस ओएस डेट ऑफ एनपीए जोड़ DISI रिवर्स्ड। ऑप्शन बी, इंटरेस्ट प्रायर एनपीए जोड़ सिंपल इंटरेस्ट एट MCLR। ऑप्शन सी, लीगल अदर चार्जेस जोड़ चार्जेस आफ्टर एनपीए रिकवरीज। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, वैल्यूएशन रिपोर्ट की वैलिडिटी कितनी अवधि से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए, 6 महीने। ऑप्शन बी, 1 वर्ष। ऑप्शन सी, 18 महीने। ऑप्शन डी, 2 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 1 वर्ष। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, 5 करोड़ या उससे अधिक की प्रॉपर्टी के लिए कितनी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आवश्यक है? ऑप्शन ए, 1। ऑप्शन बी, 2। ऑप्शन सी, 3। ऑप्शन डी, 4। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 2। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, एनपीवीआरवी कैलकुलेशन में आरवी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, रिकवरेबल वैल्यू। ऑप्शन बी, रियलाइजेबल वैल्यू। ऑप्शन सी, रेजिजुअल वैल्यू। ऑप्शन डी, रिवाइज्ड वैल्यूएशन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रियलाइजेबल वैल्यू। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, एनपीवीआरवी कैलकुलेशन में आर किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए, रिस्क प्रीमियम। ऑप्शन बी, प्रिवेलिंग 1 ईयर MCLR। ऑप्शन सी, रिकवरी रेशियो। ऑप्शन डी, रेजिजुअल कॉस्ट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है प्रिवेलिंग 1 ईयर MCLR। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, एनपीवीआरवी कैलकुलेशन में एन किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, प्रॉपर्टी वैल्यू। ऑप्शन बी, ईयर्स फॉर रियलाइजेशन। ऑप्शन सी, रिकवरी चार्जेस। ऑप्शन डी, नंबर ऑफ वैल्यूएशंस। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ईयर्स फॉर रियलाइजेशन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16, एनपीवीआरवी की गणना में रियलाइजेशन कॉस्ट कितने प्रतिशत माना जाता है? ऑप्शन ए, 0.5%। ऑप्शन बी, 1%। ऑप्शन सी, 1.5%। ऑप्शन डी, 2%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 1%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू NPVRV का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, RV गुना R गुना N। ऑप्शन बी, RV 1 जोड़ R 100 कैरेट एंड 1% ऑफ RV। ऑप्शन सी, RV जोड़ NR। ऑप्शन डी, RV गुना NR। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है RV 1 जोड़ R 100 कैरेट एंड 1% ऑफ RV। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18, जब एनपीवीआरवी ग्रेटर देन रिकवरेबल ड्यूज हो तो सेटलमेंट किस आधार पर होगा? ऑप्शन ए, रिकवरेबल ड्यूज के आधार पर। ऑप्शन बी, एनपीवीआरवी के आधार पर। ऑप्शन सी, बुक आउटस्टैंडिंग के आधार पर। ऑप्शन डी, जीरो रिकवरी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रिकवरेबल ड्यूज के आधार पर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, जब एनपीवीआरवी लेस देन रिकवरेबल ड्यूज लेकिन बुक ओएस से अधिक हो तो सेटलमेंट किस आधार पर होगा?
ऑप्शन ए बुक आउटस्टैंडिंग, ऑप्शन बी एनपीवीआरवी ऑफ द सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी रिकवरेबल ड्यूज, ऑप्शन डी जीरो रिकवरी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एनपीवीआरवी ऑफ द सिक्योरिटीज। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20। जब एनपीवीआरवी लेस देन बुक आउटस्टैंडिंग हो तो सेटलमेंट का आधार क्या होगा? ऑप्शन ए एनपीवीआरवी ऑफ द सिक्योरिटीज, ऑप्शन बी रिकवरेबल ड्यूज, ऑप्शन सी बुक ओएस, ऑप्शन डी जीरो वैल्यू। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एनपीवीआरवी ऑफ द सिक्योरिटीज। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21। जब एनपीवीआरवी 0 हो तब सेटलमेंट कैसे किया जाएगा? ऑप्शन ए बुक ओएस पर रिकवरी, ऑप्शन बी जो अधिकतम रिकवर किया जा सके, ऑप्शन सी रिकवरेबल ड्यूज पर रिकवरी, ऑप्शन डी ओटीएस नहीं होगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है जो अधिकतम रिकवर किया जा सके। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 22। नेगोशिएशन का आधार हमेशा क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बुक आउटस्टैंडिंग, ऑप्शन बी मेमोरेंडम ड्यूज, ऑप्शन सी एनपीवीआरवी, ऑप्शन डी कोर्ट डिक्री। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है मेमोरेंडम ड्यूज। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 23। यदि एनपीवीआरवी बुक आउटस्टैंडिंग से कम या जीरो हो और बुक ओएस 10 करोड़ से अधिक हो तो क्या करना आवश्यक है? ऑप्शन ए डिटेक्टिव एजेंसी को एंगेज करना, ऑप्शन बी कोर्ट केस दर्ज करना, ऑप्शन सी ऑक्शन अनिवार्य करना, ऑप्शन डी ओटीएस प्रपोजल रिजेक्ट करना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है डिटेक्टिव एजेंसी को एंगेज करना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24। डिटेक्टिव एजेंसी से संबंधित शर्त को वेव करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए ब्रांच मैनेजर, ऑप्शन बी HOCAC3 और मैनेजमेंट कमिटी, ऑप्शन सी ऑडिटर्स, ऑप्शन डी RBI। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है HOCAC3 और मैनेजमेंट कमिटी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25। सब स्टैंडर्ड एनपीएस के लिए रिकवरी का मिनिमम प्रतिशत क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 60%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 50%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 26। डाउटफुल एनपीएस के लिए रिकवरी का मिनिमम प्रतिशत क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 20%। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 40%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 27। 10 लाख तक के ओटीएस ऑफर में अपफ्रंट पेमेंट कितना है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी नील। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 20%। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 28। 10-50 लाख के ओटीएस ऑफर में अपफ्रंट पेमेंट कितना है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15% या 0.50 लाख, ऑप्शन सी 10% या 0.50 लाख, ऑप्शन डी नील। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 15% या 0.50 लाख। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 29। 50-100 लाख के ओटीएस ऑफर में अपफ्रंट पेमेंट कितना है? ऑप्शन ए 15% या 1 लाख। ऑप्शन बी 10% या 1 लाख। ऑप्शन सी 20% या 2 लाख। ऑप्शन डी नील। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 10% या 1 लाख। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 30। 1-5 करोड़ के ओटीएस ऑफर में अपफ्रंट पेमेंट कितना है? ऑप्शन ए 20% या 5 लाख। ऑप्शन बी 15% या 5 लाख। ऑप्शन सी 10% या 5 लाख। ऑप्शन डी नील। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 10% या 5 लाख। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 31। 5 करोड़ और उससे ऊपर के ओटीएस ऑफर में अपफ्रंट पेमेंट कितना है? ऑप्शन ए 20% या 10 लाख। ऑप्शन बी 15% या 10 लाख। ऑप्शन सी 10% या 10 लाख। ऑप्शन डी नील। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 10% या 10 लाख। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 32। यदि ओटीएस अमाउंट की पेमेंट 3 महीने से अधिक समय में की जानी है तो क्या लागू होगा? ऑप्शन ए फ्यूचर इंटरेस्ट लगेगा। ऑप्शन बी नो इंटरेस्ट लगेगा। ऑप्शन सी ओटीएस कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी ओटीएस अमाउंट डबल हो जाएगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है फ्यूचर इंटरेस्ट लगेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 33। ओटीएस अमाउंट की पेमेंट 12 महीने के भीतर करने पर इंटरेस्ट कितना होगा? ऑप्शन ए MCLR 1 ईयर जोड़ 1% सिंपल बेसिस। ऑप्शन बी MCLR 1 ईयर जोड़ 2% सिंपल बेसिस। ऑप्शन सी सिर्फ MCLR 1 ईयर। ऑप्शन डी कोई इंटरेस्ट नहीं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है MCLR 1 ईयर जोड़ 1% सिंपल बेसिस। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 34। ओटीएस अमाउंट की पेमेंट 12 महीने से अधिक समय में करने पर इंटरेस्ट कितना होगा? ऑप्शन ए MCLR 1 ईयर जोड़ 1% सिंपल बेसिस। ऑप्शन बी MCLR 1 ईयर जोड़ 2% सिंपल बेसिस। ऑप्शन सी सिर्फ MCLR 1 ईयर। ऑप्शन डी कोई इंटरेस्ट नहीं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है MCLR 1 ईयर जोड़ 2% सिंपल बेसिस। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 35। 10 लाख तक के ओएस वाले प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए ब्रांच हेड। ऑप्शन बी सर्कल शास्त्र हेड। ऑप्शन सी जोनल शास्त्र हेड। ऑप्शन डी HOCAC टीम। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ब्रांच हेड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 36। 10 लाख से अधिक के ओएस वाले प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए ब्रांच हेड। ऑप्शन बी सर्कल शास्त्र हेड। ऑप्शन सी जोनल शास्त्र हेड। ऑप्शन डी मैनेजमेंट कमिटी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है जोनल शास्त्र हेड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37। स्टाफ अकाउंट्स में ओटीएस राइट ऑफ का अधिकार किस स्तर से कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए ब्रांच मैनेजर। ऑप्शन बी सर्कल हेड। ऑप्शन सी HOCACI। ऑप्शन डी जोनल हेड। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है HOCACI।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 38। सीजीटीएमएससी क्लेम प्राप्त हो चुके मामलों में मिनिमम और टीएस अमाउंट कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए, सीजीटीएमएससी क्लेम प्राप्त राशि से कम। ऑप्शन बी, सीजीटीएमएससी क्लेम प्राप्त राशि के बराबर या अधिक। ऑप्शन सी, सीजीटीएमएससी क्लेम राशि का 75%। ऑप्शन डी, जनरल स्कीम के अनुसार। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सीजीटीएमएससी क्लेम प्राप्त राशि के बराबर या अधिक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 39। सीजीटीएमएससी क्लेम रिजेक्ट हो चुके मामलों में सेटलमेंट कैसे होगा? ऑप्शन ए, जनरल सेटलमेंट स्कीम के अनुसार। ऑप्शन बी, ओटीएस अलाउ नहीं होगा। ऑप्शन सी, 75% क्लेम राशि के बराबर। ऑप्शन डी, सीजीटीएमएससी क्लेम राशि पर आधारित। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है जनरल सेटलमेंट स्कीम के अनुसार। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 40। सीजीटीएमएससी क्लेम न किए गए या लंबित मामलों में मिनिमम और टीएस अमाउंट कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए, 50% ऑफ एलिजिबल क्लेम। ऑप्शन बी, 75% ऑफ एलिजिबल क्लेम। ऑप्शन सी, 100% ऑफ एलिजिबल क्लेम। ऑप्शन डी, जनरल स्कीम के अनुसार। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 75% ऑफ एलिजिबल क्लेम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।